हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनी है और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 का चैप्टर 1 क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 भारतीय संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, इसका पहला पार्ट मैं अपने चैनल पे मैंने डाल रखा है। ठीक है, इस वीडियो से पहले उसको ज़रूर देखें जिससे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी संविधान के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि संविधान जो भारत का था वो कैसे बना था, किन लोगों ने बनाया था और क्या पूरा उसका प्रोसेस था। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। संविधान क्या है? तो एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक देश के सभी नियम और कानून लिखे होते हैं और जिससे एक देश का शासन चलता है। ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्या होती है, क्यों होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। कि जैसे लोगों के बीच में तालमेल बढ़ाने के लिए, उनके बीच में विश्वास को बढ़ाने के लिए और बुनियादी नियम प्रदान करने के लिए एक समाज को, कानून को बनाने के लिए। ठीक है, कानून कौन बनाएगा, उसकी शक्ति किसके पास होगी, इन सब चीज़ों के लिए संविधान ज़रूरी है। जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए और राष्ट्र की बुनियादी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, जैसे कि एक राष्ट्र लोकतांत्रिक है या फिर किस तरीके का है, वो उसकी पहचान भी एक संविधान से ही तय होती है। और न्यायपूर्ण व सभ्य समाज की स्थापना करना भी संविधान का काम होता है। ठीक है, तो ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं संविधान के स्वरूप से, यानी कि एक जो संविधान है वो संविधान किस तरीके के हो सकते हैं। तो संविधान लिखित और अलिखित दो तरीके के हो सकते हैं। लिखित संविधान जिसको लिखा गया हो और अलिखित जिसको, ऐसा नहीं कहेंगे कि अलिखित में लिखा नहीं है, लेकिन जैसे एक किताब नहीं लिखी होती है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड का जो संविधान है वो हमारे भारतीय संविधान की तरह लिखित संविधान नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने इकट्ठे अपना संविधान नहीं लिखा। जब लिखा, जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे वो एक अपना नियम बनाते जाते थे और वो जो दस्तावेज का नियमों का जो दस्तावेज बनता था वो उन्हीं को पूरा अगर इकट्ठा करके हम कहें तो वो उनका एक संविधान है। ठीक है, यानी कि जैसे जब जब जो जो ज़रूरतें पड़ी तब तब उन्होंने वो दस्तावेज, वो नियम तैयार किए, उन नियमों का निर्माण किया और फिर तब जब से उनका देश चल रहा है, जब से उन्होंने जो जो नियम बनाए उन सारी चीज़ों को अगर एक साथ संकलित कर दिया जाए तो वो इंग्लैंड का संविधान होगा। लेकिन हमारे भारत में क्या है, हमने पूरा संविधान एक ही बार में एक किताब में लिखकर तैयार कर दिया है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसा कि कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हमें बदलने की ज़रूरत है समय के साथ, तो उनको उसमें बदलाव भी किया जाता है संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका का भी संविधान है, लिखित संविधानों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है, यानी कि कोई भी संविधान जो है वो कैसे एक समाज के अंदर प्रभावकारी होगा, कैसे वो प्रभावी होगा। ठीक है, न्याय संगत होगा, कैसे प्रचलित होगा, लोग उसके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि मान लो जो भी संविधान बनाया गया है वो जिसने भी बनाया है, जिन लोगों ने बनाया है, उन पर लोगों का, समाज का विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अटूट विश्वास होना चाहिए, तभी एक संविधान सफल होगा। ठीक है, जब लोगों को यह समझाया जा सके कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का साधन नहीं बल्कि सभी की भलाई के लिए, यानी कि जब लोग को ये समझ में आ जाए कि जो संविधान बनाया गया है वो उनकी भलाई के लिए बनाया गया है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग की शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, लोकप्रिय नेताओं द्वारा संविधान को बनाया गया, यानी कि जो भारत का संविधान है हम देखते हैं कि कुछ लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए गए। लोकप्रिय नेता वो कौन से नेता हैं, जैसे कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो आज़ादी के लिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, तो उन राष्ट्रीय आंदोलनों में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी, जिन लोगों का लोग बहुत सम्मान करते थे, ठीक है, उन लोगों ने ये संविधान बनाया जिससे कि लोगों का उन पर बहुत विश्वास था, बहुत गहरा विश्वास था उन लोगों पर। ठीक है, और इससे जो संविधान है वो
उन संविधान पर भी उन लोगों का विश्वास बना रहा और इससे भी जो एक संविधान है सफल होता है। और तो और चलो संविधान तो बना दिया, लेकिन संविधान एक और तरीके से सफल होता है कि जो जो बातें संविधान के अंदर लिखी गई हैं, अगर वो उन बातों को, उन वादाओं, जो वादा किया गया संविधान के अंदर, अगर वो संविधान पूरा करे सफल, तभी वो एक सफल संविधान कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट, जब संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा करता है तब जाके एक संविधान सफल संविधान कहलाता है और प्रभावी संविधान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत का संविधान किस प्रकार एक संतुलित दस्तावेज है, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो कैसे संतुलित है, यानी कि भारत की संविधान की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसे जो उसको संतुलित बनाती हैं। ठीक है, ये पढ़ना है हमने। जैसे कि शक्तियों का बंटवारा, यानी कि जो भारत के संविधान है उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनकी जो शक्तियां हैं उनको बांटा गया है, उनको बांट दिया गया है किसको क्या क्या काम करने होंगे, क्या क्या किसका किसका काम है, सबके कामों को, शक्तियों को बांट दिया गया है, जिससे कि क्या होगा, आपस में इनके मतभेद नहीं होगा, है ना। और जब शक्तियों का बंटवारा रहेगा तो कोई भी जो संस्था है वो अपना दबदबा नहीं किसी मतलब अपना दबदबा या अपनी नहीं चला पाएगी, है ना, किसी नियम कानून को लेकर, या कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगी जिससे किसी की हानि हो। क्यों? क्योंकि अगर एक ने कोई गलत नियम बनाया तो दूसरा उस पर नियंत्रण कर लेता है। जैसे कि सेकंड पॉइंट है शक्तियों पर नियंत्रण, यानी कि संविधान जो है शक्तियाँ तो बांटता है, शक्तियाँ भी देता है, फिर उसको बांट भी रखा है कई हिस्सों में, कई संस्थाओं के बीच में, और फिर उन शक्तियों पर नियंत्रण यानी कि रोक भी लगाता है। यानी कि जैसे विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, तो न्यायपालिका फिर उसको उस कानून की जांच करती है कि वो कानून सही है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी मनमानियों पर, मतलब जो भी संस्थाएं वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उनकी शक्तियों पर भी नियंत्रण होता है। ठीक है, संविधान का कठोर के साथ साथ लचीला भी होना, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो कठोर तो है ही और साथ ही साथ लचीला भी है। कठोर का मतलब ऐसा कि जिसको ये जब ऐसा नहीं हो सकता कि जब मन करे सरकार का तब मर्जी बदल दे, तो कठोर का मतलब ये है, यानी कि अपनी मर्जी से जब चाहे तब संविधान को नहीं बदला जा सकता उसमें। और लचीला होने का मतलब ये है कि जब ज़रूरत पड़े, मतलब कि जब ऐसा कोई समय हो कि हमें लगता है कि हमें वो जो नियम पुराने हो गए उसमें कुछ नया बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे कि समाज का कल्याण होगा, तो उसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। यानी कि पूरी तरीके से संविधान को कोई सरकार बदल नहीं सकती और ना ही कोई संस्था सरकार को संविधान को नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसको एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि वो संविधान जो है हमारा कठोर तो है और उसके साथ साथ लचीला भी है, यानी कि जैसे चाहे हम वैसे अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन लोगों के भले के लिए, है ना। सरकार अपनी मनमानी करने के लिए उसको बदल नहीं सकती। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, अर्थात कैसे बना। ठीक है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो कैसे बना, उसकी क्या प्रक्रिया रही। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा ने किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। एक ऐसी असेंबली, ऐसे लोगों का समूह जो उस संविधान सभा के सदस्य के रूप में अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए। कैसे चुने गए? अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी कि डायरेक्ट जैसे आज के टाइम पे लोग वोट डालने जाते हैं वैसे वोट डालकर उनको नहीं चुना गया था, वो अप्रत्यक्ष तरीके से उनका चुनाव किया गया था। ठीक है, और फिर ये जो संविधान सभा है उनमें कितने सदस्य थे, तो ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो देखो, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जब पाकिस्तान अभी भारत का ही हिस्सा था, तब तो उससे अभी पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था भारत से, तब संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक है,
389 और उसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के सीटें थी, मतलब ब्रिटिश ऐसे प्रांत जहाँ पे ब्रिटिश का शासन था। ठीक है, तो वहाँ से 296 मेंबर थे और 93 मेंबर जो थे वो रजवाड़े यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, जो देसी रियासतें थी जहाँ पे राजाओं का शासन था, वहाँ से 93 लोग थे। ठीक है, लेकिन जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है, तो जो लोग पाकिस्तान के हिस्से से चुने हुए सदस्य होते हैं संविधान सभा के, वो लोग अब इस संविधान सभा के, जो भारतीय संविधान सभा है, उसके सदस्य नहीं रहते हैं। और भारत का विभाजन किस योजना के थ्रू हुआ था, किस योजना के माध्यम से हुआ था? तो माउंटबेटन योजना यानी माउंटबेटन प्लान के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो विभाजन के बाद जो सदस्यों की संख्या है वो 299 रह जाती है। ठीक है, ये माउंटबेटन प्लान कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। ठीक है, माउंटबेटन कौन था? माउंटबेटन आपको पता होगा कि कौन था, अगर आपने पहले भी पढ़ रखा होगा ये, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो माउंटबेटन है वो हमारे भारत के आखिरी वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा को चुनने की प्रणाली क्या थी? यानी कि जो संविधान सभा है, जैसे मैंने बताया कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया था, लेकिन जो चुनने की प्रणाली यानी कि इलेक्शन जो हुआ था उसकी भी कई सारी पद्धतियाँ होती हैं। तो कौन सी पद्धति को, कौन सी प्रणाली को अपनाया गया था? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के जो चुनाव की प्रणाली थी या पद्धति थी वो क्या थी? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें क्या होता है कि सभी को समान अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लिया जाए कि प्रत्येक 100 लोग पर एक प्रतिनिधित्व होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, प्रत्येक 100 लोगों पर एक कोई व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब एक लीडर होगा उनका। तो ऐसे ही जितने भी वर्ग होंगे धर्म के, हर 100 लोगों पर एक एक लोग आएंगे, जिससे क्या होगा, हर एक धर्म, हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो सकेगा, है ना। कोई भी धर्म पीछे नहीं रह पाएगा, मतलब कोई भी वर्ग पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा। कोई भी धर्म को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे धर्म या हमारी जाति से तो कोई व्यक्ति चुना ही नहीं गया। ठीक है, तो इसीलिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया गया। सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व दिया गया, वही बात है कि सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व दिया गया क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का तरीके से चुनाव किया गया था उनका। और जो अनुसूचित जातियाँ थी उनके 28 सदस्य थे, जैसे कि हमने देखा पीछे अभी कि 299 मेंबर थे टोटल विभाजन के बाद, तो उसमें से 28 सदस्य अनुसूचित जाति के थे। और जो कांग्रेस के पास जो सीटें थी वो लगभग 82% सीटें कांग्रेस के पास थी। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी उस समय सबसे प्रचलित, सबसे फेमस पार्टियों में से थी। लोग कांग्रेस को बहुत पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लीडर जो थे उसका जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन क्या है? जो 16 मई 1946 को आया था। ये जो कैबिनेट मिशन है 16 मई 1946 को आया और ये कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा के चुनाव का सुझाव दिया था और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का चुनाव किया गया था। अब ये कैबिनेट मिशन ने क्या क्या किया, क्या क्या काम किए वो देखते हैं। प्रत्येक प्रांत जस्ट अ सेकेंड, प्रत्येक प्रांत
प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। ठीक है, तो जितने भी प्रांत थे, जितने भी देशी रियासतें थी, उन सभी के समूह उनके जो समूह थे, वहाँ जो जनसंख्या रहती थी, उन जनसंख्या के हिसाब से उनके अनुपात में उनको सीटें बांटी गई। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे और देशी रियासतों को 93 सीटें दी गई थी। मतलब 93 लोग देशी रियासतों से चुनकर आने थे और 292 जो सीधे ब्रिटिश सरकार के शासन में, प्रत्यक्ष शासन में जो प्रांत थे वो, है ना। तो टोटल मिलाकर 200 ये हो जाएंगे 3। उसके बाद है प्रत्येक प्रांत को समुदायों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। यानी कि हर एक प्रांत में जो जो समुदाय रहते थे, उनकी संख्या के हिसाब से अनुपात में बांट दिया गया, जैसे मुस्लिम, सिख और सामान्य, यानी कि जनरल लोग। ठीक है, और हर प्रांत की विधानसभा ने प्रत्येक प्रतिनिधि को, अपने प्रतिनिधि को चुना जो संविधान सभा का सदस्य बने। ठीक है, यानी कि हर एक प्रांत, उस समय प्रांत जैसे आज के समय में राज्य है, उस समय में प्रांत हुआ करते थे। तो वो हर एक प्रांत की जो विधानसभा थी उस समय पे, जैसे आज राज्य की विधानसभा होती है, वैसे उस समय प्रांतों की भी विधानसभाएं होती थी। तो उन प्रांत की विधानसभाओं ने अपने यहाँ से प्रतिनिधि, एक एक प्रतिनिधि चुना और वो लोग आगे फिर संविधान सभा के सदस्य बने। ठीक है, और देशी रियासतें जो थी, वहाँ पे तो कोई विधानसभा थी नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो राजाओं का शासन था, राजा का शासन होता था। तो वहाँ से जो प्रतिनिधि आए वो परामर्श करके, विचार विमर्श करके वहाँ से चुना गया उन लोगों को। ठीक है, फिर आगे आते हैं संविधान सभा। तो चलो चुन ली गई। उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946, याद रखना है। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, स्थायी अध्यक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया होता है, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उस दिन के लिए चुने गए थे, 9 दिसंबर के लिए। फिर उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई तो स्थायी सदस्य चुन लिए गए, और फिर पूरे संविधान सभा, जब तक हमारा संविधान बना तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे, और फिर आगे चल के ये हमारे पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 13 दिसंबर को क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं संविधान सभा में। यानी कि एक ऐसा प्रस्ताव जो ये बताता है कि संविधान हमारा किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें हम संविधान में डालेंगे, है ना। मतलब जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सभी के लिए, जितने भी अल्पसंख्यक हैं या जो भी पिछड़ी जाति है, उन सभी के अधिकारों की बात की गई, सबको समान अधिकार देने की बात की गई, सबको समान अवसर देने की बात की गई, सबको न्याय देने की बात की गई। तो ऐसा मतलब एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें एक तरीके से संविधान किस प्रकार का बनेगा हमारा आगे चल के, कैसा संविधान का निर्माण हम करेंगे अपने देश के लिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। ये किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं इसको, यानी संविधान का उद्देश्य क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई थी। फिर 22 जनवरी 1946 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, विचार विमर्श करके इसको अपना लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, फिर चलो ये भी हो गया। उसके बाद अब क्या होता है, संविधान सभा की कार्यविधि, यानी कि संविधान जो सभा बनी वो कैसे काम कर रही थी, क्या तरीका था उसके काम करने का, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो संविधान सभा थी ना, उसने अलग अलग कई सारी समितियां बनाई थी अलग अलग काम के लिए। जैसे कुछ समिति मौलिक अधिकारों के लिए काम करेगी, कोई समिति है जो प्रांतों के लिए काम करेगी, ठीक है, और कोई समिति है जो संविधान किस प्रकार का होगा, कैसे
लिखा जाएगा, ये सारा कुछ देखेगी। एक कुछ समितियां होंगी जो संघ की, यानी कि देश के अंदर कैसे शासन व्यवस्था होगी, क्या चीज़ें होंगी, तो ये सारी ऐसी ना जाने ऐसी कई सारी समितियां बनाई गई थी। ऐसी कुल प्रमुख 8 समितियां थी, कमेटी भी कहते हैं इनको, कमेटियां थी। और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी पेपर में हमेशा पूछी जाती है, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। फिर आता है प्रांतीय समिति। ठीक है, जो प्रांतों से जुड़े काम देख रही थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये सारी जो कमेटियाँ लिखी हैं, ये समितियाँ लिखी हैं, ये महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर से इनको याद रखें। फिर नेक्स्ट आता है कि चलो ये तो समितियाँ बनाकर काम हो रहा था, और क्या तरीका था काम करने का संविधान सभा का। एक ये भी काम था कि जो भी फैसले लिए जाते थे, ये नहीं कि जिसके मन में मतलब कोई फैसला लिया और उसको तुरंत लिख दिया, नहीं, पहले उस पर विचार विमर्श होता था। कई दिनों तक कोई भी चीज़ अगर डिसाइड करनी होती थी तो सबकी सहमति जब तक नहीं होती थी तब तक वो बात फाइनल नहीं होती थी, जब तक सब लोग उस पर सहमत नहीं होते थे। तो कई बार इन चीज़ों को लेकर आपस में मतभेद भी हो जाते थे, लेकिन ऐसे करके क्या होता था कि हर एक वर्ग के बारे में सोचकर वो फैसले लिए जाते थे। कोई भी अगर फैसला लेना हो तो पहले उसको संविधान सभा के सामने पेश किया जाता था, फिर उस पर विचार विमर्श किया जाता था, क्या होगा, कैसे होगा, हर एक चीज़, जैसे कि देश का शासन कैसा होना चाहिए, ठीक है, सत्ता कैसी होनी चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि सारी शक्ति केंद्र के हाथ में होनी चाहिए या उसको बांट दी जानी चाहिए। तो ये ऐसे कई तरीके के मतलब विचार विमर्श हुए। उसके बाद संविधान बनने में हमारा ऐसे करके पूरा संविधान बना, विचार विमर्श की प्रक्रिया को अपनाया गया। ठीक है, और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का पूरा समय संविधान बनने में लगा, यानी कि 1946 से लेकर 1949 तक हमने अपना संविधान तैयार किया, लगभग 3 वर्ष में। ये जो देखिए, ये क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू में पेश किया था संविधान सभा में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ये उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, संप्रभु का मतलब होता है जो अपने फैसले खुद ले सकता है बिना किसी बाहरी दखल के। ठीक है, जिसके पास अपने फैसले लेने की आज़ादी है। ठीक है, भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। भारत क्या होगा, एक संघ होगा जिसके अंदर वो सारे क्षेत्र आ जाएंगे भारत के अंदर, जो देशी रियासतें थी या जो देशी रियासतों के बाहर वाले हिस्से हैं जो भारत में मिलकर रहना चाहते हैं। संघ की इकाई स्वायत्त होगी, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई, यानी कि जो संघीय सरकार को जो शक्तियां पहले नहीं दी गई थी वो सारी शक्तियां अब दी जाएंगी जब संविधान बन जाएगा, और स्वायत्त होगी यानी कि स्वतंत्र होगी अपने फैसले लेने के लिए। ठीक है, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। यानी कह रहा है कि जो संप्रभु है और स्वतंत्र भारत है, इसकी जो समस्त शक्तियाँ हैं, जो सारी संविधान की जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है, जनता से आ रही है। ठीक है, तभी तो जो भारत की प्रस्तावना की शुरुआत है हम भारत के लोग से होती है, क्योंकि भारत के लोग ही शक्ति का स्रोत हैं। संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, भारत के लोग, भारत की जनता। ठीक है, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की समानताओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय,
संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भारत के लोग होंगे उनको हर तरीके की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, मौलिक स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है, लेकिन नैतिक सीमाओं में रहते हुए। नैतिक सीमाओं में रहते हुए यानी कि ये इस देखकर कि हम कुछ बोल तो रहे हैं, हमें बोलने की आज़ादी तो है, अपने विचार लोगों के सामने रखने की आज़ादी तो है, लेकिन हम कुछ ऐसा ना बोले जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, किसी दूसरे के अधिकार का हनन हो, ठीक है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी, यानी कि जो पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक लोग हैं, उन सभी लोगों को उचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। कह रहा है कि जो हमारा जो देश है उसकी जो क्षेत्रीय अखंडता है, थल, जल, आकाश, इन सभी के संप्रभु अधिकारों की रक्षा की जाएगी और विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। यानी कि जो हमारा देश है वो विश्व की शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए अपना पूरा योगदान देगा। तो ये पूरी प्रस्तावना के कुछ मुख्य बिंदु है, पूरी प्रस्तावना तो नहीं, उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, ठीक है। फिर आते हैं कि हमारा संविधान सभा ने जो संविधान बनाया वो बनकर कब तैयार हुआ। वो हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया और पारित हो गया था, पास हो गया था, लेकिन वो संविधान लागू उस दिन नहीं हुआ। ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान पास हुआ था, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब ये 26 जनवरी 1950 को जो दिन था वो एक महत्वपूर्ण डेट थी, इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था संविधान को लागू करने का। क्यों महत्वपूर्ण था? महत्वपूर्ण इसीलिए था क्योंकि जब अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था पूरी तरीके से, तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी। और उस तिथि को यादगार बनाने के लिए वो डेट हमेशा याद रहे, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में अब जब भारत का संविधान बन गया तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, मतलब जैसे जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो उसमें कितने आर्टिकल, कितने चैप्टर थे, ये सारी बातें हैं। तो 22 भाग में हमारा संविधान बना, यानी कि 22 भागों में बांटा गया, ठीक है। 22 भाग हैं उसके संविधान के, और उन 22 भाग में 395 आर्टिकल है, यानी 22 भागों में का जोड़े तो 395 टोटल आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद हैं, और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी जब संविधान बना था तब तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 12 है, यानी कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं? तो कुछ मुख्य प्रावधान या भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार, जो कि हमारा संविधान हमें हमारे देश के सभी नागरिकों को देता है। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, यानी कि चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी उसका हो, रेस का हो, सभी को वोट डालने का अधिकार होगा बराबर। एक व्यक्ति का एक वोट और सबका समान वोट होगा, है ना, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों में विभाजन किया गया है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा पीछे। और संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे कि ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, तो वहीं से हमने भी इसको अपनाया है। तो भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है।
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र यानी कि जो पूरे देश की सरकार एक होती है, जो केंद्र सरकार जिसको हम कहते हैं, और राज्य, प्रत्येक अलग अलग राज्य में सरकारें होती हैं, वो राज्य सरकार। तो दोनों की ही शक्तियों में बंटवारा किया गया है। केंद्र सरकार को अलग काम है, अलग काम सौंपे गए हैं, अलग शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और राज्य सरकार को एक राज्य चलाने के लिए अलग तरीके की शक्तियाँ और काम दिए गए हैं। ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। हमारा जो संविधान है वो अल्पसंख्यकों के हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। और लोकतंत्र सरकार जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, यानी कि जो हमारा संविधान है एक ऐसी सरकार प्रदान करता है, लोकतांत्रिक सरकार, जो पूरे देश की जनता के लिए कार्य करे। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जो हमारा संविधान है, कई बार कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है वो बाहर के देशों से लिया गया है, कॉपी किया गया है। पर ठीक है, कॉपी किया गया है, मान भी सकते हैं, लेकिन किसी के दूसरे के संविधान से अगर कोई अच्छी चीज़ हमने ग्रहण की है और उससे कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनका मानना यह था कि इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अगर हम किसी से कोई अच्छी चीज़ ग्रहण कर रहे हैं तो वैसे ही जो भी बाहर जितने भी देशों के जो संविधान थे, कई सारे देशों के संविधान को पहले स्टडी किया गया और उसमें से जो भी ऐसे प्रावधान थे जो हमारे देश पर सूट हो रहे थे, यानी हमारे देश की जनता के लिए बेहतर साबित होते, उन प्रावधानों को हमने अपने संविधान में शामिल किया। ठीक है। जैसे कि ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी कि ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी कि जब चुनाव होता है तो हम देखते हैं जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी जीत जाती है। तो इसी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। तो सर्वाधिक मत यानी जिसको अधिक मत मिलेगा उसका चुनाव में जीत हो जाएगी। ठीक है। और सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी जो हमारी सरकार होगी वो किस प्रकार की होगी, संसदीय प्रणाली के आधार पर होगी। और कानून के शासन का विचार, यानी कि हमारे देश में किसका शासन होगा, कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक है। और विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, जैसे कि विधायिका यानी कि संसद का एक अध्यक्ष होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा उसके 2 सदन हैं, तो वहाँ उनके अध्यक्ष होते हैं। तो उसका अध्यक्ष का पद और उसकी जो भूमिका है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और कानून निर्माण की विधि जो है, यानी कि कानून बनाने का जो तरीका है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट आता है आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। ये क्या होते हैं, ये राज्य यानी देश को हमारे और राज्य को ऐसे निर्देश देते हैं कि ऐसी नीतियाँ बनाए जो समाज के लिए कल्याणकारी हो और समाज के बेहतर विकास के लिए और भले के लिए हो, जो कि समाज में समानता को बढ़ावा दे। ठीक है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है हमने, फ्रांस का संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत वहाँ से हम लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ठीक है, कि फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारे का सिद्धांत लिया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। जो मौलिक अधिकार, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, वो हम कहाँ से लेते हैं, अमेरिका के संविधान से लेते हैं। और तो और न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। कनाडा के संविधान से क्या लिया है हमने, एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। यानी कि अर्धसंघात्मक सरकार, यानी हमारे यहाँ देश में कैसी सरकार है, अर्धसंघात्मक है, यानी पूरी तरीके से संघात्मक व्यवस्था नहीं है। संघात्मक का मतलब होता है जिसमें राज्य और केंद्र की शक्तियों में
पूरा पूरा बंटवारा होता है, मतलब वो ना उसके काम में दखल दे सकती है और ना उसके काम में दखल दे सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार जो है वो थोड़ी ज़्यादा ताकतवर होती है राज्य सरकार के मुकाबले, तो इसीलिए इसे अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप कहा जाता है। तो जिसमें जो केंद्रीय सरकार है वो सशक्त होती है और जहाँ पे थोड़ी राज्य सरकार के कंपैरिजन में, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी हमने यहीं से लिया है, कनाडा से, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।